टीचर को पता ही नहीं है कि ये बच्चों में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, किस तरह से बिहेवियर इनका होता है, वो नहीं पता। टीचर को नहीं पता तो टीचर उस पर गुस्सा करेगा, मारेगा, पीटेगा कि ड्रामा कर रहा है क्लास में। कौन कहता है कि बचपन में पहली बार जोड़ने को दिया गया सही जोड़ा हो। तारे ज़मीं पर 2006 में ये पिक्चर आई थी, डिसलेक्सिया पर आधारित। जैसे छोटे बच्चे को बार बार सिखाया जाता है कि जी अच्छे से लिखो, तो जी बच्चे कैसे लिखते हैं, ऐसे जी। चैप्टर का नाम है लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। अधिगम अक्षमता, या इसको अधिगम अयोग्यता भी कहा जाता है, या कई जगह इसको अधिगम निर्योग्यता भी लिखा जाता है, निर्योग्यता। इस तरह से लर्निंग डिसेबिलिटी टर्म के नाम हो सकते हैं। अब थोड़ा सा आपको ये भी बता दें कि ये जो टर्म लिखा हुआ है डिसेबिलिटी, अब इसके प्रयोग से भी वंचन करने की बात की गई है। डिसेबिलिटी शब्द को 2004 के बाद से प्रयोग करने पर रोक लगा दिया गया। इसके बारे में समझते हैं। डिसेबिलिटी की जगह जो शब्द प्रयोग करना है वो प्रयोग करना है डिफरेंट एबिलिटी। हालांकि अभी भी प्रश्नों में कई जगह डिसेबिलिटी वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, इसका प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है कि किसी भी बच्चे को डिसेबल या डिसेबिलिटी टर्म से नहीं बुलाना है, बल्कि डिफरेंट एबिलिटी की बात करना है। क्योंकि डिसेबिलिटी का कैटेगराइजेशन अगर हम करें तो सामान्य सी बात है, एबिलिटी मतलब लायक होना होता है और डिसेबिलिटी का मतलब नालायक। और किसी भी बच्चे को, व्यक्ति को हम नालायक नहीं कह सकते। कारण क्या है? अगर हम साइकोलॉजी के डेफिनेशन की बात करें तो पेस्टालॉजी एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। फर्स्ट सेकंड क्लास में मैंने पेस्टालॉजी के बारे में समझाया था। पेस्टालॉजी, ग्रेट फिलोसोफर ऑफ जर्मनी। लिखिए मत, अभी समझिए ये सब टर्म कहाँ से आता है, पहले बैकग्राउंड समझेंगे तब इस चैप्टर की डिस्कशन करेंगे। पेस्टालॉजी, ए ग्रेट फिलोसोफर ऑफ जर्मनी। क्या डिस्कस करते हैं ये, और किस फिलोसफी के मानने वाले हैं? नेचुरलिस्टिक फिलोसफी के मानने वाले व्यक्ति हैं। ये बीएड में आप लोगों को पढ़ने चुनने को मिला होगा। फिलोसफी का एक ब्रांच है जिसको नेचुरलिस्टिक फिलोसफी यानी प्रकृतिवादी दर्शन कहते हैं। तो जर्मनी के रहने वाली ये जो पेस्टालॉजी है, इनका सिद्धांत ये कहता है कि एवरी चाइल्ड इज बोर्न विथ इनेट पावर। दुनिया में जितने भी बच्चों का जन्म होता है उसमें इनेट पावर होता है, जन्मजात शक्ति। कोई भी आदमी बिना किसी क्षमता के इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। यानी कि हमारी दुनिया में आबादी इंसानों की कितनी है? लगभग 900 करोड़ आदमी में एक भी आदमी को हम नालायक नहीं कह सकते। कि इनकी फिलॉसफी कहती है कि भले ही उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, दिमाग काम कर रहा है ना, सोच और समझ है। कितने सारे लोग आईएएस है, आईपीएस है, अगर कहा जाए कि डिसेबल है वो तो नालायक है। आईएएस कैसे बन गया, आईपीएस कैसे बन गया, जज कैसे बन जा रहे हैं? तो ये शब्द साफ साफ मना किया गया है कि डिसेबिलिटी वर्ड का प्रयोग नहीं करना है कभी भी। उसके जगह पे क्या प्रयोग करना है? हाँ, तो डिसेबिलिटी को कहते हैं जनरली हम लोग विकलांग। समझ सब रहे हैं? विकलांग शब्द का प्रयोग मना कर दिया गया है। डिफरेंट एबिलिटी का मतलब होता है दिव्यांग। इस शब्द के प्रयोग पर जोर दिया गया है। यानी कि उस बच्चों में जो एबिलिटी है वो हमारे सामान्य लोगों से डिफरेंट है, बस इसी बात पर जोर दिया। मेरे और आपके जैसा नहीं है तो कहेंगे उसमें एबिलिटी कैसी है? डिफरेंट। क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे से अलग अलग हैं, सबकी क्षमताएं अलग है, सबके लुक, फिजिकल अपीयरेंस, सब चीज़ अलग अलग होते हैं। तो लर्निंग डिसेबिलिटी चैप्टर को पढ़ाने से पहले जो डिसेबिलिटी वर्ड है उसके बारे में पूरा समझना है। डिसेबिलिटी समझ गए कि इसका प्रयोग कभी भी नहीं करना है। अगर कोई बच्चा वैसा दिखे भी तो हम उसे क्या कहेंगे? डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड है, ये दिव्यांग बच्चा है, हिंदी में कह सकते हैं, विकलांग नहीं कहेंगे।
और अगर हम इसे लग रहा है कि वो बच्चा डिसेबल है, तो हम इस बात की ओर इशारा करेंगे कि पेस्टोलॉजी नाम के जो फिलोसोफर थे जर्मनी के, जो कि नेचुरलिस्टिक यानी प्रकृतिवादी दर्शन के मानने वाले थे, उनकी अपनी कथन है, एवरी चाइल्ड इज बोर्न विथ इनेट पावर, हर बच्चा कुछ ना कुछ जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है। तो मैं कहने वाला कौन होता हूं कि उसमें क्षमता नहीं है? नहीं कह सकते। तो अगर ये चीजें समझ में आ गई तो समझेंगे कि डिसेबिलिटी तो जो फिजिकल है वो तो समझ में आ रहा है, लर्निंग से उसका कैसे संबंध है, सीखने में डिसेबिलिटी कहाँ नजर आती है। अब इसको नोट कीजिए ताकि इसकी डिफिनीशन लिखी जा सके कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है। ये हो गई बेसिक बातें डिसेबिलिटी। और मैंने बार बार मना किया कि डिसेबिलिटी शब्द का प्रयोग नहीं करना है, हालांकि क्वेश्चन में अभी भी लिखे हुए ये चीज आ रहे हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। मैंने कहा ना बहुत सारे प्रकार होते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के। तो अब हम उसी टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटी के कौन कौन से टाइप होते हैं। सबसे पहला लिखेंगे डिसलेक्सिया। नाम सुना होगा आपने। इसको कहते हैं हिंदी में पठन वैफल्य। मतलब हाँ, पठन यानी पढ़ने में कठिनाई है। तो डिसलेक्सिया पठन वैफल्य, वैफल्य का मतलब कठिनाई होती है उसे पढ़ने में, लेटर्स को पढ़ने में। इसी पर 2006 में एक पिक्चर आई थी, 2006 एक पिक्चर आई थी, इंडिया में बहुत चली। उस पिक्चर का नाम था तारे जमी पर। नाम सुना है कभी? तारे जमी पर 2006 में ये पिक्चर आई थी, डिसलेक्सिया पर आधारित। और इंडिया में ये चीज कोई नहीं जान रहा था कि बच्चों को लर्निंग से भी डिसेबल, अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा तो क्या कहते हैं, बदमाशी कर रहा है, जानबूझ के ऐसा कर रहा है। लेकिन किसी को पता नहीं कि बच्चे में ऐसी दिक्कत हो सकती है। पूरा पिक्चर देखे तो हम क्या समझेंगे? पूरा पिक्चर देखने के बाद डिसलेक्सिया क्या होता है ये समझेंगे। तो पूरी पिक्चर अगर 3 घंटे की है तो 1.5 घंटा समस्या और बाकी के 1.5 घंटा समाधान। यही पूरी पिक्चर है। इसमें क्या दिक्कत होता है व्यक्ति को? ये W है और ये M है, एक जैसे दिखने वाले लेटर्स में कंफ्यूजन होता है। दिख रहा है? ये P लिखे, इसको Q लिखे, एक जैसा दिख रहा है, दिक्कत है। यहाँ पे हम B लिख रहे हैं, यहाँ पे D लिख रहे हैं, कंफ्यूजन। एक जैसे दिखने वाले लेटर्स में क्या होता है? बच्चे को कंफ्यूजन होता है। POT TOP उस दोनों को एक ही जैसा दिखता है। आप कहीं लिखिएगा न्यूक्लियर, न्यूक्लियर समझ रहे हैं ना, बॉम्ब वगैरह, न्यूक्लियर बॉम्ब। इन न्यूक्लियर और उसे अनक्लियर दोनों एक ही जैसा नजर आता है। अब क्या करेंगे भाई? स्पेलिंग तो सब सेम है, एक लेटर आगे पीछे है, तो दोनों को देख के क्या कहता है? एक ही जैसा तो है। अगर बच्चे को इस तरह की कोई भी समस्या आ रही है जिसमें पठन, लेटर्स को पढ़ के समझने में दिक्कत है, तो उसे क्या कहेंगे? हो गया, नोट कर लीजिए। एक एक पॉइंट को समझते चलना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ज्योग्राफी भी रेडी है? ज्योग्राफी अगर आपको कभी भी बात समझ में ना आए क्वेश्चन पढ़ के, तो आपको एक शब्द ढूंढना है। पठन लिखा है तो यही समस्या है, चाहे कुछ भी पढ़ने को कहानी बना के क्वेश्चन लिखा हो, एक शब्द ढूंढना है। पठन लिखा है तो क्या है? डिसलेक्सिया। बात खत्म हो गई। पूरी बात समझने में दिक्कत हो तब की बात है। अब डिसलेक्सिया के बाद जो दूसरा टर्म हम आपको बता रहे हैं वो है डिसकैलकुलिया। इसको कहते हैं गणना वैफल्य। कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है? गणना करना, कैलकुलेट करना। तो उसको गणना वैफल्य या इसी को गणित वैफल्य के नाम से भी जाना जाता है। गणना किस में करते हैं? गणित में।
तो डिसकैलकुलिया का संबंध गणित या गणना से है, कैलकुलेशन प्रॉब्लम से है। बच्चे को जोड़ने और घटाने में किसी चीज की समस्या हो, गुना करने में समस्या हो, काउंटिंग्स में, कहीं भी मैथ्स में दिक्कत हो रही हो, तो हम क्या कहेंगे बच्चे को क्या है, डिसकैलकुलिया। बचपन में सबको होता है, उम्र के साथ ना ठीक होती है। कौन कहता है कि बचपन में पहली बार जोड़ने को दिया गया सही जोड़ा हो, नहीं होता। तो बच्चे धीरे धीरे अपनी प्रॉब्लम को दूर कर ले तो डिसकैलकुलिया नहीं है। लेकिन उम्र बढ़ते जा रही है और कैलकुलेशन आज भी गलत है, 15-20 साल के एज में, तो बच्चे को क्या दिक्कत है, कैलकुलिया है। अब ऐसा नहीं कि 3 साल 4 साल के बच्चे को देख के कहेंगे उसको डिसकैलकुलिया, नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग, सीख रहा है वो, गलती होगी सीखेगा। लेकिन एक उम्र के बाद जहां बाकी सब बच्चे सीख के आगे निकल गए और वो रह गया, उसे आज भी नहीं आता, यानी बच्चे को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हमेशा से है, और उसका नाम क्या रखा जाएगा साइकोलॉजी में, डिसकैलकुलिया। तो गणित संबंधी समस्या डिसकैलकुलिया की पहचान है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इसमें तीसरा नाम लिखेंगे हम लोग डिस्ग्राफिया। इसको कहते हैं चित्र भी लिख सकते हैं, चित्रण या लेखन वैफल्य, या तो कोई चित्र या रचना बनाने में या फिर लिखने में। लिखना भी तो रचना बनाना ही होता है, ABCD अपने आप में रचना है। तो किसी लिपि को लिखने या किसी चित्रण को बनाने में अगर हमें ग्राफी करने में दिक्कत होता है, ग्राफ करने में यानी रचना बनाने में, तो उसका संबंध, जैसे छोटे बच्चे को बार बार सिखाया जाता है कि जी अच्छे से लिखो, तो जी बच्चे कैसे लिखते, ऐसे जी, कहते ना पूरा पेन ऐसे वैसे घुमाते। तो उसे बचपन से सिखाना पड़ता है हमें कि जी कैसे लिखा जाता है। देखो जी लिखने के लिए 2 पार्ट में लिखो, C लिखो 7 लिखो, C और 7 को ऐड कर देंगे, जी बन जाएगा। तो बच्चा लिखना सीख रहा है, ग्राफिंग करना सीख रहा है। किसी बच्चे को कहा जाए गोल आकृति बनाओ, तो हो सकता है बचपन में वो इतना अच्छा गोल ना बनाता हो, समस्या है। लाइन सीधी खींचो तो सीधा ना खींच पा रहा हो, बचपन में होता है। लेकिन एक उम्र हो गई, 10 साल 12 साल 15 साल के हो गए और बेसिक काम करने नहीं आ रहे, तो कहाँ दिक्कत है। आज भी क ख ग घ लिखने में किसी लेटर में उसको दिक्कत हो रहा है, उसको लिखने ही नहीं आ रहा है, घुमाने नहीं आ रहा है, तो क्या कहेंगे। तो उम्र के साथ ये ठीक हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो समस्या, उसी को लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। अब बचपन में किसी को नहीं कहेंगे कि था, बचपन में ये समस्या सबके साथ नॉर्मली होता है, लेकिन एक उम्र के बाद भी अगर है तो प्रॉब्लम है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो कोई चीज जैसे मैं बोर्ड पे लिख ले रहा हूँ आज के सारा चीज, पता है कब का होगा, 25-30 साल के अनुभव का नतीजा है ना कि मैं अच्छे से लिख पा रहा हूँ। आपकी हैंडराइटिंग क्या एक दिन में सुधर गई है, नहीं ना, 10 साल 15 साल से लिखते आ रहे हैं, तब जाके आज इतना अच्छा लिख पाते हैं। तो ये प्रैक्टिस की चीज़ है, डिस्ग्राफिया। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ अगर ठीक नहीं हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट, उसी का नाम क्या देंगे। बच्चा आज भी रचना बनाया, सबसे खराब रचना बनाता हूँ, तो कहेंगे इसको ग्राफ आता ही नहीं है, रचना वाला कोई काम समझ में नहीं आता, कोई लेटर लिखने नहीं आता। मैथमेटिक्स में सिर्फ लेटर्स का ही प्रयोग किया जाता है, इसको फॉर ऑल कहते हैं, इसको सिग्मा कहते हैं, इसको फाई कहते हैं, ये सब बनाने नहीं आ रहा है, समस्या तो है। रचना करने ही ना आए तो डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया का संबंध या तो लेखन से है या रचना बनाने या चित्रण करने, या अलग लिखना हो तो क्या कहेंगे, इसको रचना से भी जोड़ा जा सकता है कि कोई भी रचना बनाने में दिक्कत हो। काफी है इतना। अब इसमें चौथे नंबर पे आते हैं जिसको कहते हैं डिस्फेजिया, या इसका दूसरा नाम है अफेजिया। डिस्फेजिया भी कहते हैं, अफेजिया भी कहते हैं। ये भाषा वैफल्य है, लैंग्वेज डिसऑर्डर को ही डिस्फेजिया कहते हैं, भाषा वैफल्य। बहुत से बच्चे हैं जिनको आज भी बोलने में दिक्कत हो, कहाँ कहाँ दिक्कत हो सकती है, उनकी प्रोनंसिएशन में, प्रोनंसिएशन, इंटोनेशन, पिचमेंट, स्टैमरिंग,
भाषा में उसको कहीं भी दिक्कत हो रही है, या तो किसी चीज़ का सही उच्चारण आज भी नहीं कर पाता हो, इंटोनेशन यानी आवाज़ में उतार चढ़ाव होता ना, जब जरूरत हो तो तेज बोलना, जरूरत हो तो धीरे करना, इंटोनेशन नहीं है। पिचमेंट यानी तारतम्य, मेरी आवाज़ पीछे तक जा रही है कि नहीं, वो पिचमेंट होती है, आवाज़ का पतला होना, दूर तक जाना। और स्टैमरिंग, हकलाना, अगर ये दिक्कत आज भी है, ठीक नहीं हो रहा है इसमें से कोई सा भी, तो बच्चे को कहते हैं आपको भाषा में क्या है, समस्या है। लैंग्वेज डिसऑर्डर कहा जाता है इसको। हर किसी को हो सकता है, अकेले बोल लेता है लेकिन चार लोगों के बीच खड़ा कर दो तो आवाज़ ही नहीं निकल रही, हाथ पैर कांप रहा है। तो भाषा, बातचीत करने में अगर दिक्कत हो रही है तो डिस्फेजिया है। लाइन प्रॉपर नहीं बोल पाना, ग्रामेटिकल एरर जरूरत से ज़्यादा होना, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होना, ये सब चीज़ भाषा यानी लैंग्वेज डिसऑर्डर से रिलेटेड है। और इसका नाम क्या रखा गया, या तो डिस्फेजिया या अफेजिया। तो नाम से ही क्लियर है कि कौन चीज़ में क्या आएगा। अब एक नाम आता है डिस्प्रैक्सिया। स्थूल सूक्ष्म गतिक कौशल इसमें आता है। सूक्ष्म गतिक कौशल, वैफल्य, वैफल्य का मतलब डिसऑर्डर को हिंदी में वैफल्य कहते हैं। सूक्ष्म गतिक कौशल में क्या क्या आता है, जो सूक्ष्म काम हम करते हैं, जैसे एग्जांपल हम आपको यहाँ लिख दे, लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल है, पेंटिंग करना सूक्ष्म गतिक कौशल है, चित्रकारी, किसी चीज़ का चित्र बनाना, चित्र बना को पेंट करना अलग है, चित्रकारी करना अलग है। एम्ब्रॉयडरी को क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉयडरी कपड़े पर किया जाता है ना, कढ़ाई, कढ़ाई भी की जाती है, बहुत बारीक काम है ना, बहुत सूक्ष्म काम है, हर किसी को नहीं आता। सिलाई करना, तो ये सब काम जिसमें बहुत सूक्ष्मता का काम हुआ हमसे नहीं होता हो, तो बच्चे को क्या समस्या मान सकते हैं, डिस्प्रैक्सिया। अगर कोई भी बच्चा सूक्ष्म काम को न कर पाए, जैसे सुई में धागा लगाना, 4 बार में उठा कर पटक देगा, हम नहीं लगाएंगे, हमसे नहीं होता है, यानी अगर वो तुरंत उकता जाए या उससे काम न हो तो उसमें सूक्ष्म गति कौशल से रिलेटेड समस्या है, और उसका नाम रखा जाता है डिस्प्रैक्सिया। और सूक्ष्म गति कौशल के ये उदाहरण है कि इसमें लिखना, पेंटिंग करना, चित्रकारी, कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, एक शब्द और छूट गया, बुनाई, ये सब शामिल होते हैं। तो ये सब सूक्ष्म काम है जो बहुत बारीकी से करना पड़ता है, ध्यान भटका के काम खत्म, काम नहीं हो पाएगा, तो हम उसे डिस्प्रैक्सिया के नाम से जानते हैं। हो गए। अब आगे बढ़ेंगे छठे नंबर पे। छठे नंबर पे लिखेंगे अप्रेक्सिया। इसे कहते हैं स्थूल गतिक कौशल। स्थूल गतिक कौशल वैफल्य। अब स्थूल गतिक में क्या क्या चीजें आएगा, जो मोटा मोटी काम है जो लगभग सब लोग कर लेता है, दौड़ना, नाचना, तैरना, कूदना, जिसको हम स्थूल यानी बड़े कौशल के रूप में गिनते हैं। बहुत छोटा काम ना हो, सूक्ष्म काम ना हो, बारीक नहीं, मोटा मोटी जो सब कोई कर लेता हो। तो दौड़ना, नाचना, तैरना, कूदना, ये सब के काम मोटा मोटी कहा जाता है, स्थूल गति कौशल से संबंधित है, जिसको ये करने नहीं आ रहा है। कूदने में दिक्कत है, दौड़ता है तो दोनों पैर फंस के खुद ही गिर जाता है, उसको दौड़ने नहीं आता है। कई बार कहते हैं ना, घुटना सटता है तो दौड़ नहीं पाते, और उसकी वजह से वो छट जाता है, आर्मी वगैरह के दौड़ में अप्रेक्सिया का शिकार हो जाएगा। तो कुछ लोगों में ये समस्या भी होती है, ये भी तो बाधा डालेगा सीखने में कहीं ना कहीं।
अब बच्चे को अप्रेक्सिया की समस्या है, तैरना सिखा रहे हैं, कभी सीख पाएगा नहीं। तैरना इस समस्या में आता है कि स्थूल गति कौशल में ये सब आएंगे, तो ये काम करने में उसे कठिनाई होगी, इसमें संघर्ष करेगा, लेकिन पढ़ने में बहुत तेज है, तो उसको बेवकूफ थोड़ी कहेंगे। कोई एक काम ना आए तो संघर्ष कर रहा है, सीख रहा है, बाकी सब में अच्छा है, ये मान के चलना होगा। तो हम इसका नाम रखते हैं अप्रेक्सिया। इसके बाद आता है डिस्थीमिया। एक नया नाम मिला, डिस्थीमिया। डिस्थीमिया को हम लोग पढ़ाने समझाने के लिए कहते हैं मूड डिसऑर्डर, या इसको मूड डिसऑर्डर के अलावा मूड स्विंग करना भी लिख सकते हैं, मूड स्विंग, ये दो शब्द इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब आप बताएंगे कि मूड स्विंग कैसे करता है या मूड डिसऑर्डर कैसे होता है। मूड माने समझ रहे हैं ना क्या? हाँ, अपने मिजाज को मूड कहा जाता है। मूड का डिसऑर्डर होता है, कहते हैं ना किसी किसी को किसी बात को लेकर अभी मेरा दिमाग खराब है, मतलब मूड फंक्शन नहीं कर रहा है, डिसऑर्डर हो गया। किसी का सालों भर खराब रहे तो क्या कहेंगे? हर रोज हर काम के लिए सुबह से शाम तक एक ही लाइन दे रहे, मेरा दिमाग खराब है, पढ़ाई कर, मेरा दिमाग खराब है, चलो खाना, मेरा दिमाग खराब है, तो क्या कहेंगे उसको? किसी को कभी कभी हो, नॉर्मल इंसान है वो, लेकिन जिसको रेगुलर हो, मूड स्विंग करता हो तेजी से, तो क्या कहेंगे? मूड स्विंग करने का क्या मतलब है? तुरंत तुरंत मन का बदलना। अभी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट की फॉर्म आने वाली है, तैयारी करें, और तब तक कोई और नया सा फॉर्म आ गया, अब सीटेट को छोड़ के उसमें लग गए, मूड क्या हुआ? स्विंग कर गया, बदल गया परिस्थिति के अनुसार। तो अगर किसी का ये रेगुलर स्विंग करता हो बार बार हर काम के लिए, तो समस्या तो है। तो कहते हैं ना, एक जगह स्थिर नहीं है, टिकता नहीं है, और जब कोई आदमी किसी एक काम में टिकेगा नहीं तब तक सफल नहीं हो सकता। बहुत पुरानी लॉजिक है। आप किसी भी एक काम में 6 महीना फोकस करो, एग्जाम में भरने से लेकर पढ़ाई तक पूरे 6 महीना, कोई भी एग्जाम 6 महीने में हो जाती है, सीटेट है हर 6 महीना में होना है, उस 6 महीना सिर्फ एक टारगेट बनाकर फोकस करें, मूड स्विंग ना होने दे तो सफल हो गए। लेकिन मूड स्विंग होता रहा तो रेलवे भी भर दे, एसएससी भी भर दे, बैंकिंग भी भर दे, स्विंग होता रहेगा तब तो किसी में भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबके सिलेबस अलग, सबका टारगेट अलग, क्वेश्चन के पैटर्न अलग, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी अलग, कैसे एक तैयारी से सारे काम हो जाएंगे। तो ये मूड का डिसऑर्डर होना है। अगर किसी का रेगुलर है तो डिस्थीमिया का शिकार है वो। लड़के का मूड ज्यादा स्विंग करता है कि लड़की का? लड़की का। कैसे पता? फेस करते हैं। सोच के बताइए कि फेस करते हैं तब लगता है कि, या कोई रिसर्च है आपके पास या कहीं से पढ़ा, कैसे पता कि लड़कियों का ज़्यादा स्विंग करता है? लड़कियों के शरीर में होने वाले हार्मोनल परिवर्तन की वजह से मूड स्विंग ज़्यादा होता है लड़कों के मुकाबले। अगर वो किसी चीज़ को अच्छा लगने पर आए तो हर चीज़ को कहेगी अच्छा है, कहीं समस्या निकालने पर आ जाए हर चीज़ में ही समस्या है, उसको कहते हैं स्विंग करना। छोटे बच्चों में ये होता है, 4-5 साल का बच्चा हो तो मम्मी पूछती है बेटा क्या खाओगे, तो हम हलवा रोटी खाएंगे। अभी हलवा रोटी बना के रेडी नहीं हुआ तब तक नहीं मम्मी मैगी खाएंगे। अभी अब फिर मम्मी को गुस्सा है, अभी बोले थे हलवा रोटी देखो आधा बना दिए है, नहीं मम्मी मैगी खाएंगे। अब मैगी बना के जब लेके आ रही है तो कह रहे नहीं दूध रोटी खाएंगे। क्या मन करेगा मम्मी को पटक पटक के मारे? इतना जल्दी जल्दी किसी का मूड स्विंग करता है? बच्चों में होता है कि उसका मन बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। तो वो मूड स्विंग बचपन में हो ठीक है, लेकिन एक उम्र के बाद क्या होना चाहिए? ठीक हो जाना चाहिए। आज के डेट में स्विंग होता है इतना जल्दी जल्दी, बचपन वाला नहीं होता। कभी कभी 1-2 महीने पर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो चेंज नज़र आता है, नहीं तो जनरली नहीं होता है। तो साइकोलॉजी ये कहती है कि इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि ह्यूमन में ये जो बिहेवियर में बदलाव आता है, इसे हम एज ए टीचर समझेंगे तब तो बच्चों की समस्या समझ में आएगी। टीचर को ही नहीं पता डिस्थीमिया क्या होता है, तो बच्चों को देख के कहेगा मजाक कर रहे हैं, मारो इसको, इसका मूड बहुत ज़्यादा स्विंग करता है। जब टीचर को पता हो कि नहीं मूड स्विंग होता है, कुछ बच्चों में ये समस्या हो सकती है, 100 बच्चे एडमिशन लेके पढ़ रहे हैं तो किसी एक में हो सकता है, पूरे स्कूल में 500 बच्चे हैं तो 2 में हो सकता है, तो उसको मारेंगे पीटेंगे कि प्रॉब्लम को समझेंगे? तो साइकोलॉजी के जब फर्स्ट क्लास देखेगा उसमें बताया गया था साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक
स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानव के व्यवहार का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। व्यवहार का अध्ययन कि बच्चा ऐसा क्यों करता है, तो ये जनरली डिस्थीमिया कहलाती है। अब एक और टर्म है, लिखिएगा डिसमॉर्फिया। ये मेडिकल समस्या है। डिसमॉर्फिया को हम लोग मेडिकल प्रॉब्लम कहते हैं, कुछ बच्चों में होता है। शरीर का कोई भी एक अंग सामान्य से अधिक बड़ा हो जाए तो कहते हैं वो आदमी डिसमॉर्फिया का शिकार है। इट्स मेडिकल प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम है ना डिसमॉर्फिया। यानी किसी बच्चे का देखते हैं सर जरूरत से ज़्यादा बड़ा होता है और वो ऐसे ऐसे करके चलता है, लगता है कि अपना सर का वजन नहीं सह पा रहा हो। कुछ बच्चों के पीठ में कुब्बर निकल आते हैं, देखते होंगे। तो शरीर का जो अंग है अपने वर्तमान साइज से, एक्चुअल साइज से ज़्यादा बड़ा हो जाए, देख के ही लगे कि ये आदमी फिट नहीं है, साइज के हिसाब से नहीं है, तो उस व्यक्ति में डिसमॉर्फिया माना जाता है। इसमें एक लाइन लिख लेंगे तब समझ में आएगा। लिखिए यह एक मेडिकल से जुड़ी हुई समस्या है। यह एक मेडिकल से जुड़ी हुई समस्या है। मेडिकल से जुड़ी हुई समस्या है जिसमें शरीर का कोई विशेष अंग आवश्यकता से अधिक बड़ा नजर आता है। जिसमें शरीर का कोई विशेष अंग शरीर का कोई एक अंग आवश्यकता से अधिक बड़ा नजर आता है, जो कि एबनॉर्मल है, मतलब असामान्य, एबनॉर्मल है। हो गया। तो ये तो समझ में आ गया कि डिस्थीमिया सामान्य समस्या नहीं है जबकि मेडिकल प्रॉब्लम है। जो लोग मेडिकल की पढ़ाई करते हैं उनके लिए, बायोलॉजी पढ़ते हैं उनके लिए ये टर्म होता है। लेकिन ये एग्जाम में 2 बार पूछ चुका है अब तक, पिछले 12 साल में 2 बार देखने को मिला है, 13 सालों में। तो डिसमॉर्फिया क्लियर हो गया। अब 9 नंबर पे जो समस्या है इसे हम लोग कहते हैं ADHD। इसका पूरा नाम एग्जाम में बार बार पूछता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसको कहते हैं ADHD। अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार। अवधान का मतलब क्या है? संस्कृत के शब्द होते हैं, सीटेट में जितने भी प्रयोग किए जाते हैं बहुत टफ हिंदी होता है। अवधान का मतलब होता है ध्यान देना, अटेंशन। अटेंशन माने न्यूनता माने कम होना, हाइपर एक्टिविटी मतलब सक्रियता जरूरत से ज़्यादा हो जाना, और विकार डिसऑर्डर को कहा जाता है। यानी कि जो बच्चा
किसी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, अति सक्रिय होता है, किसी एक जगह फोकस नहीं कर पाता, तो उस बच्चे को कहा जाता है कि इसमें एडीएचडी की समस्या है। किसी एक जगह पे लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाना या ध्यान नहीं दे पाना। ध्यान न्यून होना मतलब ध्यान नहीं दे पाना। जैसे 1 घंटे का मैं क्लास करूँ, 1 घंटे में उसका 10 बार से ज़्यादा मूड इधर उधर भटक जाएगा, समझ ही नहीं पाए क्या पढ़ रहे थे, कौन सा छूट गया, अभी कौन सा चल रहा है, रिलेट नहीं कर पाता। तो बच्चे को क्या समस्या है? एडीएचडी। अटेंशन नहीं दे पा रहा है क्लास में। तो अटेंशन नहीं दे या अटेंशन न्यून हो जाए तो बच्चे की समस्या, अगर रेगुलर है तो एडीएचडी है। अब सवाल ये भी साथ साथ पूछता है कि इसको दूर कैसे किया जाए। आपको पता है कि आपके क्लास में ऐसा एक बच्चा है, एडीएचडी की समस्या है, फोकस नहीं कर पाता ज़्यादा देर तक, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, गजनी है, 15 मिनट में भूल जाता है क्या कर रहे थे। तो क्या करेंगे? 15 दिन बाद ऐसे उठता है, अच्छा अभी ये चल रहा है, पहले क्या चल रहा था वो भी भूल गया, उसको ध्यान ही नहीं दे पाता लंबे समय के लिए। तो आप क्या करेंगे? 1 घंटा के क्लास को 15-15 मिनट के 4 स्लॉट में बांटकर छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाएंगे तो ध्यान रहेगा। 15 मिनट में 12 मिनट पढ़ाए, 2-3 मिनट कुछ बात को डिस्कस किए, तब फिर 15 मिनट बाद दूसरा टॉपिक अनाउंस किए। लगातार एक ही चीज़ को पढ़ाते रहेंगे, उसका ध्यान बार बार भटकेगा और वो सीख नहीं पाएगा। तो एडीएचडी की समस्या वाले बच्चों का तरीका क्या है कि 1 घंटे के क्लास को कई खंड में बांटकर या टुकड़ों में बांटकर क्लास को पढ़ाया जाए ताकि उस बच्चे को भी दिक्कत ना हो। तो ध्यान नहीं दे पाना इसकी समस्या है। अवधान न्यूनता, अति सक्रियता, विकार, हिंदी में लिखा हुआ है कि विकार यानी डिसऑर्डर कहाँ है? ध्यान का नहीं देना। लिख लीजिएगा इसमें एक लाइन लिखिए, किसी भी एक काम पर लगातार फोकस नहीं कर पाते, किसी भी एक काम पर लगातार फोकस नहीं कर पाते, लगातार फोकस नहीं कर पाते, अतः 1 घंटे के क्लास को कई खंडों में बांटकर पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। अतः 1 घंटे के क्लास को कई खंडों में बांटकर पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। नीचे लिख लेंगे, यह एक तरह की मानसिक समस्या है, मेंटल प्रॉब्लम। यह एक तरह की मानसिक समस्या है। इस तरह का कितना पेशेंट दुनिया में देखने को मिल रहा होगा? लगभग 8.5% पेशेंट है। पूरी दुनिया की आबादी में 8.4% लोग एडीएचडी से ग्रसित है, जिनका उम्र स्कूल लाइफ में 18 वर्ष से उम्र के नीचे है। सब स्कूल लाइफ है 1 to 12 के बीच। और 18 से अधिक उम्र वालों में अगर ये रह गया तो उसमें केवल 2% लोग हैं जो 18 वर्ष की उम्र होने के बावजूद या ज़्यादा हो गए तब भी ये समस्या उनमें आज भी है। एक सवाल दिमाग में आ रहा होगा कि अगर बचपन से कोई भी समस्या हमारे दिमाग में या इस तरह के लर्निंग में आती है तो किस उम्र के बाद ठीक हो जाती है? कोई भी प्रॉब्लम किशोरावस्था तक तेजी से बढ़ता है, उसके बाद घटना शुरू। किशोरावस्था मतलब 13 से 19 वर्ष के बीच, 13, 14, 15 साल का जब तक आप रहिएगा, अगर कोई समस्या है तो वो अपने चरम सीमा पर रहेगी उस समय, और उस समय के बाद वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट, समझ, सब चीज़ किशोरावस्था के बाद बदल जाता है। हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति पहले के मुकाबले बढ़ जाती है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आ जाती है, हाइपोथेसिस बिल्डिंग आ जाती है, कई सारी चीज़ें हमारे अंदर विकसित होती है। तो जो समस्या वाला हिस्सा है वो 13-14 यानी शुरुआती किशोरावस्था में नजर आएगा, लेकिन 19-20 जाते जाते तक वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? डाउन। तो कोई भी समस्या हो लर्निंग डिसेबिलिटी में, पूछा जाए कि ये कब तक बढ़ते हुए प्रतीत होगी तो किशोरावस्था तक, उसके बाद
उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। जो गलती आप बचपन में करते थे आज वही गलती करते हैं क्या? कहते हैं बचपन में कैसे थे, इतनी छोटी छोटी गलती करते थे। एक उम्र के बाद वो अपने आप डाउनफॉल होती है और आप सही हो जाते हैं। तो ये हो गया एडीएचडी। समस्या का समाधान भी बता दिए कि 1 घंटे के क्लास को क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में, खंडों में बांटकर पढ़ाने का काम करेंगे। दोनों बातें क्लियर है? अब एक और है ऑटिज्म। नाम सुना है कभी? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इसको कहा जाता है जनरली। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। जो इसका नाम दिख रहा है ऑटिज्म, उसको हिंदी में क्या कहते हैं पता है आपको? ऑटिज्म का हिंदी क्या होता है? इसे कहते हैं स्वलीनता। हिंदी में क्या कहेंगे? अब इस शब्द को समझिए, लिखने रटने की जरूरत नहीं है। स्व का मतलब क्या होता है? सेल्फ, स्वयं। स्वयं को स्व कहते हैं। लीन होना माने क्या होता है? बिजी रहना, अपने आप में इंगेज रहना। तो जो बच्चा स्वयं में लीन रहे, दुनिया से मतलब ना हो, दोस्त ना हो, साथी ना हो, भाई बहन माँ बाप किसी से मतलब है, अपने काम से मतलब है, घर में रहना, अपनी ड्राइंग करते रहना, किसी से कोई बातचीत नहीं, दोस्त भी नहीं बनाता, तो वो कहते हैं स्वयं में लीन है। तो जो सोशल ग्रुप से भागता है, अकेले रहना पसंद करता है, वैसे बच्चों को क्या कहते हैं? ऑटिज्म का शिकार है। ये स्कूल से आएगा अगर अकेले, एक तो कोई फ्रेंड्स नहीं होते, मैंने बता ही दिया, भाई बहन के साथ भी आना जाना, माँ बाप से भी ज्यादा बातचीत, किसी के साथ कुछ नहीं, स्वयं में लीन, बात खत्म। अब ये स्कूल से अकेले आ रहा है, सामने 4 आदमी दिख गया जो आपस में डिस्कस कर रहा है, 4 आदमी को देख के रास्ता बदल लेता है। इतना डर होता है इसको समूह से कि किसी ग्रुप के आसपास से भी नहीं गुजरता जहां ज्यादा आदमी खड़े हैं, इतना डर लगता है। तो ये भी एक तरह का डिसऑर्डर है। डरना तो नहीं चाहिए, हम सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। बच्चे क्लास में 20 बच्चों के बीच बैठ के पढ़ेगा तब तो सोशल डेवलपमेंट होगा। वो बच्चा आएगा तो कहेगा नहीं मेरा चेयर अलग लगा दीजिए, उसके साथ नहीं बैठेंगे, अकेले रहेंगे। तो बच्चा किस चीज का शिकार माना जाएगा? ऑटिज्म। कोई बच्चा उससे दोस्ती करना चाहे तब भी नहीं करता है, अकेले रहना पसंद करता है, ऑटिज्म का शिकार है। लिखेंगे, बच्चा सामाजिक समूह से भागता है, इसमें एक लाइन लिख लीजिए। बच्चा सामाजिक समूह से भागता है और अकेले रहना पसंद करता है। अगर संगी साथी समूह के बीच भी नहीं रहता है तो क्या कहेंगे, क्या समस्या है? दोस्तों के ग्रुप के या किसी समूह में वो काम नहीं करता, किसी प्रोजेक्ट असाइनमेंट का हिस्सा नहीं बनता क्योंकि ग्रुप में काम करना है, तो बच्चे को क्या समस्या है? जहां ग्रुप से भागा, वो अकेले रहना पसंद किया, क्या कहेंगे उसे? हाँ, उसे लर्निंग डिसेबिलिटी में उसका नाम ऑटिज्म दिया जाता है। क्या ऑटिज्म के प्रकार भी होते हैं? सोच के बताइए, क्या ऑटिज्म के प्रकार हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकता है कि नहीं? क्या बच्चों में अलग अलग कैटेगरी के ऑटिज्म डेवलप हो सकते हैं या नहीं? बच्चों में अलग अलग प्रकार के ऑटिज्म नजर आते हैं, नोट कर लीजिए इस लाइन को।
बोर्ड पर कुछ नाम लिख रहे हैं। ये पहला नाम है केनर्स सिंड्रोम, एस्पर्जर सिंड्रोम। ये दो अलग अलग लोगों ने सिंड्रोम यानी समस्या को अपने अपने तरीके से डिफाइन किया, जो किससे जुड़ा हुआ है, ऑटिज्म से जुड़ा हुआ है। एक और व्यक्ति है जिनका नाम रेट है, RETT, इसको रेट सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं वो अपने अपने हिसाब से सिंड्रोम यानी समस्या को रिप्रेजेंट करते हैं जिसका संबंध ऑटिज्म से है। केनर ने भी बताया, एस्पर्जर ने बताया, रेट ने भी बताया, 3 लोगों ने बताया है कि बच्चों में अलग अलग तरह के ऑटिज्म नजर आ सकते हैं। कुछ लोग सामाजिक समूह, कुछ लोग घर के समूह से भी भागते हैं, अपने माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, किसी के साथ संपर्क नहीं। अगर बच्चा ऐसा करता है तो आधा लोग कहते हैं कि बच्चा पागल है। सुना है कि नहीं कभी ऐसा शब्द? बच्चे को देखते ही क्या कहते हैं कि बच्चा पागल है। तीन तरह की ये चीजें और नजर आती है। सोशल, दूसरा बच्चे का बिहेवियर, और बच्चे की जो कम्युनिकेशन होती है, बातचीत। इन 3 तरीकों से बच्चे के बारे में ऑटिज्म का पता लगा सकते हैं। सोशल यानी सोसाइटी से भागते फिरता हो, बिहेवियर दूसरे बच्चों के साथ उसके व्यवहार अच्छे नहीं होते, डांट के भगा देता है कोई दोस्ती करने आए तब भी, और कम्युनिकेशन मतलब लोगों से ज़्यादा बातचीत। तो ये तीनों कमी दिखा रहा है कि बच्चे में क्या है, ऑटिज्म की समस्या है। आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि इतने प्रकार के ऑटिज्म चीज़ें आपने पढ़ लिया, लर्निंग डिसेबिलिटी, अगर एक भी बच्चा आपके स्कूल में आ रहा है पढ़ने तो उसको कैसे हैंडल करेंगे आप? अगर कोई बच्चा किसी तरह की डिसेबिलिटी के साथ आ रहा है लर्निंग का, तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे, क्लास में कैसे पढ़ाएंगे, ये सवाल उत्पन्न होता है। आपका क्लासरूम कैसा होना चाहिए, टीचर को कैसा होना चाहिए? अगर टीचर को चाइल्ड साइकोलॉजी का अच्छा नॉलेज न हो तो इनके साथ टैकल, टीचर को पता ही नहीं है कि ये बच्चों में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, किस तरह से बिहेवियर इनका होता है, वो नहीं पता। टीचर को नहीं पता तो टीचर उस पर गुस्सा करेगा, मारेगा, पीटेगा कि ड्रामा कर रहा है क्लास में। तो क्लासरूम में दिक्कत होती है कि इसके लिए बहुत क्वालिफाइड और ट्रेन टीचर्स की आवश्यकता है, जो इन बच्चों के साथ डील करे। उनके लिए अलग ट्रेनिंग होती है जिसे स्पेशल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। बीएड एक सामान्य एजुकेशन हो गया, बीएड में ही एक और कोर्स होता है स्पेशल एजुकेशन, जो इन बच्चों के साथ डील करने के लिए अलग ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। हमारे पास उसकी फैसिलिटी किसी भी स्कूल में नहीं है। बच्चों का एडमिशन ले लेना है, चूंकि इंक्लूजन का मामला है, सबको समावेशी शिक्षा में जोड़ देंगे, लेकिन उनके लिए हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, न उनके हिसाब से टीचर्स हैं। तो हमारा क्लासरूम कैसा होना चाहिए, जैसा आप ये क्लासरूम देख रहे हैं, ऑडियो विजुअल ऐड से पूरी तरह लैस होना चाहिए हमारा क्लासरूम, ताकि उन बच्चों को बारीक से बारीक, छोटी से छोटी चीजें समझने में दिक्कत ना हो। टीचर्स बहुत ही पेशेंस वाला ट्रेंड होना चाहिए, और इन बच्चों के साथ डील करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग किया हो, स्पेशल एजुकेशन का कोर्स किया हुआ रहे, तब कर सकते हैं। हर टीचर में वो क्षमता नहीं होती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इनको ठीक करने के लिए क्या उपाय करें। क्लासरूम कैसा होना चाहिए, दृश्य श्रव्य सामग्री से लैस होना चाहिए, ऑडियो विजुअल ऐड से। यहाँ देख ही रहे हैं सब कुछ अवेलेबल है, स्मार्ट क्लासरूम है, रिकॉर्डिंग के लिए फैसिलिटी है, माइक व्यवस्था, सब कुछ है, ताकि बच्चे को समझने पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो लर्निंग डिसेबिलिटी वाला भी बच्चा आ जाएगा तब भी वो हमारे यहाँ सीख सकता है ड्यू टू फैसिलिटी। तो हमारा क्लासरूम वैसा लेवल का होना चाहिए। और दूसरा, टीचर में पेशेंस होना चाहिए, टीचर में नॉलेज, टीचर की ट्रेनिंग, ये सब मायने रखती है। और स्कूल जो फैसिलिटी देगा इन बच्चों के लिए वो अलग। काफी है इतना? तो क्या क्या चैप्टर पढ़ा आज आपने? लर्निंग डिसेबिलिटी। 1 डे क्लास 1 चैप्टर क्लियर। कल इस पर क्वेश्चन होगा।